सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्त क्या होता है। फिर वर्त में ये जो केंद्र, परिधि, त्रिज्या, चाप, जीवा, व्यास, त्रिज्यखंड, वर्तखंड है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्त है ये होता क्या है। तो वर्त क्या होता है, एक बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित या नियत बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। तो देखो, जैसे हम प्रकार लेते हैं, तो देखो जिस बिंदु पर हम देखो प्रकार को ऐसे रख कर फिर क्या करते हैं, इस प्रकार से हम घुमा देते हैं। क्या करते हैं, प्रकार को इस प्रकार से घुमाते हैं। तो देखो जिस बिंदु पर हम प्रकार को रखते हैं ना, वो तो हो गया हमारा निश्चित या नियत बिंदु। तो ये क्या हो गया हमारा निश्चित या नियत बिंदु। हम इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रकार को स्थिर रख रहे हैं, ठीक है ना। फिर जिस बिंदु पर हम पेंसिल को रखते हैं, जहां पर हम पेंसिल या पेन को रखते हैं, वो हो गया हमारा एक बिंदु। क्या हो गया, एक बिंदु। फिर देखो प्रकार को घुमाने के बाद इस प्रकार से क्या बनेगी, एक आकृति बनेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया एक बिंदु का बिंदु पथ। क्या हो गया, इस बिंदु का ये रास्ता हो गया। तो इस रास्ते को क्या कहेंगे हम, बिंदु का बिंदु पथ हो गया। ये क्या हो गया, बिंदु पथ, बिंदु का रास्ता। तो एक बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित या नियत बिंदु से दूरी, देखो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये क्या हो, हमेशा समान हो, इसे क्या कहते हैं, वर्त का, इसे वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वर्त कहते हैं। तो एक बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित या नियत बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वर्त। और ये जो निश्चित या नियत बिंदु होता है, इसे कहते हैं वर्त का केंद्र। क्या कहते हैं, इसे वर्त का केंद्र। तो इस निश्चित या नियत बिंदु को क्या कहते हैं, वर्त का केंद्र कहते हैं। और इस जो ये बिंदु है, और इस बिंदु का जो ये बिंदु पथ है, देखो ये जो बिंदु पथ है, इसे क्या कहते हैं, इस वर्त की परिधि कहते हैं। इस बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वर्त की परिधि, इसे कहते हैं वर्त की परिधि। ध्यान में रखना है कि ये जो स्थिर, नियत या निश्चित बिंदु है, इसे तो कहते हैं वर्त का केंद्र। और ये जो बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं। फिर देखो त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, वर्त के केंद्र से ये जो परिधि तक की दूरी है, वर्त के केंद्र से ये जो परिधि तक की दूरी है, ये क्या होती है, हमेशा समान होती है। क्या होती है, समान। इस निश्चित बिंदु से किसी भी बिंदु पर हम दूरी देखेंगे तो क्या होगी, हमेशा समान होगी। तो वर्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं, वर्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है, त्रिज्या क्या होती है, वर्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं, वर्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखो चाप, चाप क्या होता है, देखो हम दूसरे वर्त में समझते हैं। ये क्या है, कोई वर्त है। तो चाप क्या होता है कि वर्त पर कोई दो बिंदु ले हम, जैसे ये बिंदु ले लिया ए और ये ले लिया हमने बी। तो वर्त की परिधि पर हमने क्या लिए हैं, दो बिंदु लिए हैं। तो वर्त की परिधि पर दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है, वर्त की परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, चाप होती है। क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, चाप। तो क्या हो गया, चाप है, वर्त की परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो ये जो ए बी है, ये क्या हो गया, चाप हो गया। और देखो ये भी क्या हो गया, इसका ये चाप हो गया। इस प्रकार से भी ये चाप हो सकता है। तो चाप दो प्रकार से हो सकता है। तो ये देखो ये चाप बड़ा है, इसे क्या कहेंगे हम, दीर्घ चाप कहेंगे। बड़ा चाप को क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। और ये जो छोटा चाप है, इसे क्या कहेंगे हम, लघु चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे लघु चाप कहेंगे, ठीक है ना। तो वर्त की परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चाप। अब हम बात करते हैं जीवा। जीवा क्या होती है, देखो इसी प्रकार देखो हम वर्त की परिधि पर जैसे दो बिंदु ले लिए पी क्यू। तो वर्त की परिधि पर दो बिंदु लिए हैं पी और क्यू। तो इनको मिलाने पर देखो एक रेखाखंड बन गया, कौन सा, पी क्यू। इनको मिलाएंगे तो क्या बन गया, एक रेखाखंड बन गया पी क्यू, जिसे क्या कहेंगे हम, जीवा कहेंगे। तो वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, उसकी जीवा कहलाती है। तो ध्यान में रखना है
कि वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वर्त की जीवा। तो देखो इस प्रकार से ये भी क्या होगी? वर्त की जीवा होगी। जैसे ये बिंदु, ये भी इस प्रकार से बिंदु लिए, इनको मिलाएंगे तो ये भी क्या होगी? एक जीवा होगी। यदि ए और बी को मिलाएं तो ये भी क्या होगी? एक जीवा होगी। तो इस प्रकार से एक वर्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं, ठीक है ना? एक वर्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। केंद्र हमेशा एक ही होगा, ध्यान में रखना है। केंद्र क्या होता है? वर्त में एक ही होगा। फिर देखो जीवा क्या हो गई कि वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वर्त की जीवा कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? वर्त की जीवा। अब देखो व्यास, व्यास क्या होता है? व्यास भी क्या होती है? एक प्रकार से जीवा ही होती है। ये क्या होती है? एक जीवा। व्यास भी क्या होता है? जीवा होती है। ये बात ध्यान में रखना है। तो देखो एक ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे, एक ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे, उसे क्या कहते हैं? उस वर्त का व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या होता है? एक ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे, उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो ये व्यास होता है ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास, जो कि वर्त के केंद्र से गुजरती है। तो एक ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और जो व्यास होती है ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो कि त्रिज्या का दोगुना होती है। त्रिज्या का क्या होती है? दोगुना। तो हम व्यास बराबर क्या लिख सकते हैं? व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या की क्या होती है? ये दोगुनी होती है। अब देखो त्रिज्यखंड और वर्तखंड, हम बात करते हैं त्रिज्यखंड और वर्तखंड की। तो देखो जैसे हमने क्या किया, ये एक वर्त बनाया इस प्रकार से। क्या है? ये एक वर्त है और ये क्या है? उसका केंद्र है। तो जब हम वर्त का त्रिज्याओं के द्वारा खंड करते हैं, वर्त का त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड करते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे एक त्रिज्या इधर खींच दी, ये क्या हो गई? ये केंद्र मान लिया O, वर्त का केंद्र का नाम दे दिया जैसे O, और ये नाम दे दिया हमने A। तो ये O A क्या हो गई? वर्त की त्रिज्या हो गई, केंद्र से परिधि तक की दूरी। इसी प्रकार देखो O से ये B मान लिया, O से B केंद्र से परिधि तक दूरी, ये भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, ठीक है ना? दोनों क्या है? ये त्रिज्याएं हैं। तो इस दोनों त्रिज्याओं से वर्त के दो भाग बन गए, ठीक है ना? तो देखो वर्त की त्रिज्याओं से वर्त के कितने खंड हो गए? 2 खंड हो गए। कौन कौन से? एक तो ये इस प्रकार से, और एक खंड हो गया इस प्रकार से, देखो ये, ठीक है ना? तो वर्त की त्रिज्याओं से वर्त के जो खंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्याओं से वर्त को 2 अलग अलग भागों में बांटना क्या होता है? वर्त त्रिज्यखंड होता है। तो देखो 2 त्रिज्यखंड हो गए। ये त्रिज्यखंड क्या है? छोटा है ये वाला, तो इसे क्या कहेंगे? हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? लघु त्रिज्यखंड। इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। और देखो ये जो त्रिज्यखंड है ये क्या है? बड़ा है, इसलिए इस त्रिज्यखंड को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। तो वर्त की त्रिज्याओं से हम वर्त के खंड करते हैं तो उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। और 2 त्रिज्यखंड बनते हैं, छोटे वाले को क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड, और बड़े वाला जो त्रिज्यखंड है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखो वर्तखंड। वर्तखंड क्या होता है कि जैसे ये क्या है? हमारे पास एक वर्त है, और वर्त से देखो हमने एक जीवा बना दी। इस जीवा का नाम क्या है? AB नाम है। क्या है ये? AB क्या है? कोई जीवा है। तो इस AB जीवा से क्या है? वर्त के 2 खंड हो गए। जीवा से हम क्या करते हैं? जब वर्त के खंड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्तखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तखंड कहते हैं। त्रिज्याओं से वर्त का खंड करते हैं तो उसे कहते हैं त्रिज्यखंड, और जीवाओं से वर्त का खंड करना क्या कहलाता है? वर्तखंड कहलाता है। देखो 2 वर्तखंड हो गए, एक तो ये ऐसे इस प्रकार से, और एक ये वर्तखंड हो गया। तो ये जो छोटे वाला वर्तखंड है इसे कहते हैं लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड। और ये जो बड़े वाला वर्तखंड है इसे कहते हैं दीर्घ वर्तखंड। तो 2 वर्तखंड हो गए, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं।
केंद्र, परिधि, त्रिज्या, चाप, जीवा, त्रिज्यखंड, व्यास, वर्तखंड। तो वर्त क्या होता है? सबसे पहले वर्त क्या होता है? एक बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित या नियत बिंदु से दूरी क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। और उस निश्चित या नियत बिंदु को क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र कहते हैं। और उस बिंदु के जो एक बिंदु का बिंदुपथ है, उस बिंदुपथ को क्या कहते हैं? वर्त की परिधि कहते हैं। निश्चित या नियत बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। और इस निश्चित या नियत बिंदु से वर्त की परिधि तक की जो दूरी होती है, इसे कहते हैं वर्त की त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं? वर्त की त्रिज्या। चाप क्या होता है? वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? चाप होता है। और जीवा क्या होती है? वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? उसकी जीवा कहलाता है। और व्यास क्या होता है? एक ऐसी जीवा, व्यास क्या होती है? जीवा ही होती है। तो एक ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे, एक ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे, उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और एक त्रिभुज में, एक वर्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। इस प्रकार से देखो, केंद्र से गुजरने चाहिए तो कितने भी व्यास बना सकते हैं हम? तो एक वर्त में अनंत व्यास हो सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, अनंत जीवाएं हो सकती हैं और अनंत ही चाप हो सकते हैं। ये ध्यान में रखना है। फिर देखो, हम त्रिज्यखंड की बात करें तो त्रिज्याओं के द्वारा जब वर्त का खंड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्यखंड होते हैं, एक छोटा होता है उसे लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले को क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी प्रकार वर्तखंड क्या होता है? जब जीवाओं द्वारा वर्त का खंड करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्तखंड। तो दो वर्तखंड होंगे, एक तो छोटा होगा और एक बड़ा होगा। छोटे वाले को क्या कहेंगे? लघु वर्तखंड और बड़े वाले को क्या कहेंगे? दीर्घ वर्तखंड। तो ये है हमारा आज का टॉपिक वर्त। इतना ही रहेगा आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।